जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ताज़ा तरीन पुष्पित पल्लवित और सुगंधित वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, हाँ सही सुना आपने, हम लोग सीखने वाले हैं। हम मतलब तुम और मैं। आप लोग क्या सीखोगे? आप लोग ये सीखोगे कि पॉलिटी एक इतना ही आसान सब्जेक्ट है, फिर भी अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं आता। क्या आप मंदबुद्धि हैं? क्या आपका साबुन स्लो है? ऑब्वियस सी बात है, आप लोग हैं। ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम सिखाने आए हैं तो तुम लोग सीख जाओगे। और मेरी बातों को तुम लोग थोड़ा ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि इतना सीरियसली तो हम अपने आप को लेकर के नहीं है, तो तुमको भी मुझे इतना सीरियस लेने की आवश्यकता है नहीं। ये मजाक करते रहते हैं, और यही मजाक का कारण ही है कि इतने दिन से वीडियो बना भी रहे हैं और लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसी कारण से, क्योंकि वो दिल पे ले लेते हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे क्या सीखने को मिलेगा? मुझे ये सीखना है कि मुझे आगे पढ़ाना या टीचिंग करना कंटिन्यू करना है या नहीं। मुझे पता है आप लोगों का जवाब, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो। और ये भी ऑब्वियस सी बात है कि हम तुम्हारी नहीं सुनने वाले। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात यह है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोग मुझे ना देखना पसंद करेंगे। जैसे तुम सोचोगे कि यार आजकल डिजिटल बोर्ड के ज़माने में ये वाइट बोर्ड पे कौन पढ़ाता है। तो आपकी बात में पॉइंट तो है, तुमको बहुत सारी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो बाकी के यूट्यूबर्स आपको देते हैं, यूट्यूब पे आने वाले टीचर्स। जैसे कि उनके पास एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी होगी, जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगी। उनके पास एक अच्छा स्टूडियो होगा जिसमें साउंड प्रूफिंग होगी, बाहर की आवाज़ें नहीं आती होंगी। हमारे यहाँ स्टूडियो के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा हॉल है, और जिसमें बाहर में गाड़ियों की आवाज़ें और लोगों की आवाज़ें भी सुनाई देने को मिल सकती हैं। ये सब आपको यहाँ पे समस्याएं मिलेंगी। पर एक कारण है जिसकी वजह से आप मुझे देखने के लिए मजबूर रहेंगे, वो ये कि पूरे YouTube पे ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो आपको आपके तरीके से, आपकी भाषा में पॉलिटी समझा सके। YouTube पे जितने भी टीचर हैं वो सभी आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जबकि आपको आवश्यकता है कि आप पहले थ्योरी तो पढ़ लीजिए। तो एक बार पढ़ लो, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो तो अलग बात है, फिर आपको समझ में आता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी तो उसके बाद की है। ठीक है, तो पहले आपको पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। दूसरी बात ये कि पॉलिटी के जितने भी बड़े से बड़े और कठिन से कठिन तुमको टॉपिक लगते हैं, तुमको लगता है बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सब मैं तुम्हें बहुत ही मज़ेदार तरीके से याद करा दूंगा। पता भी नहीं चलेगा कि पॉलिटी में इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको कितनी आसानी से समझ में आ गई, और कब सीख लिया तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो ये सारा काम करना है। इतनी सारी मेरी बात सुनने के बाद में आप लोगों को इतना तो आइडिया हो ही गया होगा, ये डिसीजन तो ले लिया होगा कि आपको मुझे देखना है या नहीं देखना है। और अगर देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल रंग का बटन दिया होगा उसको दबा दो, और उसके ऊपर एक लाइक का बटन होगा, उसको इतना जोर से दबाओ कि ये पूरी धरती कांपने लग जाए, पूरा ब्रह्मांड हिलने लग जाए। पर ध्यान रखना, इतना जोर से भी ना दबा देना कि उसके बाद में फिर कुछ और दबाने के लायक ना बचो। मतलब ये है कि फ़ोन के ऊपर तरस खाते हुए आराम से दबा सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? पॉलिटी। बच्चों बताओ, पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलो, अच्छा एक बात बताना, तुम लोगों को भूल गए। तुम लोगों को मेरी शक्ल देख के लग सकता है कि यार, पहले तुम लोग डिसीजन ये बनाओगे कि जाओ बेटा पहले तुम खुद पढ़ के आओ, है ना, कुछ सिलेक्शन लो, तैयारी वारी करो, उसके बाद में पढ़ाना। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ और ये सब मैं पहले भी कर चुका हूँ। ठीक है, पॉलिटी पढ़ाने में मेरा तरीका ऐसा रहता है कि मैं आप लोगों को एकदम से संविधान पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देता कि सीधे खोला और भाग 1 से फिर तुमको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अनुच्छेद बताने स्टार्ट कर दिया। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आपको इतना डीप में एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा कि आप अगर पीसीएस का एग्जाम भी देने जाएंगे तो आपको वहाँ भी मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़ा तो तुम लोग देखोगे भी नहीं। ठीक है, तो छोटा छोटा सा कोशिश करेंगे आधे घंटे में ही निपटा लें। ठीक है, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। देखो, वीडियो के साथ साथ में मेरे सामने मेरी ऑफलाइन की क्लास भी है। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, पर हम देख पा रहे हैं इनके मुस्कुराते हुए चेहरे, है ना। और इन्हीं की डिमांड पे वीडियो बन भी रहा है। इनको लगता था कि सर वीडियो बनाओ आपका चलेगा, हमको लगता था कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी आज से पूरा, और यहाँ से लेकर के आगे तक हम पॉलिटी को क्रमबद्ध तरीके से, अपने तरीके से, जैसे मैं पढ़ाता हूँ मेरी स्टाइल में आप लोगों को मैं पूरी पॉलिटी पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए पॉलिटी ही।
अब पॉलिटी पढ़ाने के लिए मेरा एक तरीका जो है, मैं एक एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो तुम लोगों को मेरी बकवास सुनने की आदत है, इन लोगों को डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। राज व्यवस्था को अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है राज और एक है व्यवस्था। राज मतलब राज्य वाला नहीं है, ये राज है, कहते हैं मेरा उस पर राज चलता है। राज मतलब शासन है तुम्हारा उस पर, क्या है? राज का मतलब शासन है। तो एक शासन करने की एक व्यवस्था है, शासन करने की क्या है, जिसे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, मतलब पॉलिटी। शासन करने की व्यवस्था मतलब पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम लोग पूरा यही देखेंगे कि किस प्रकार से शासन चलता है। पर एक बात बताओ, शासन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? कम से कम एक साम्राज्य तो होना चाहिए ना। अब साम्राज्य में एक शब्द आता है राज्य। राज्य, राज और राज्य में डिफरेंस है। ये राज है और ये राज्य है। क्या होता है राज? बताओ, ऑफलाइन वाले बताओ, ऑनलाइन वाले क्या ही बताएंगे, मन में सोचो अपने, क्या होता है राज्य? मतलब क्या है तुम लोगों के दिमाग में, क्या है राज्य? सर एक पूरा स्टेट होता है। हाँ, राज्य के नाम पे तुम लोग इतना जानते हो, वो सिर्फ इतना है कि सर राज्य को क्या कह सकते हैं, जैसे एक यूपी हो गया, जैसे क्या हो गया, जैसे बिहार हो गया, ये सब आप लोग जानते हो, ये राज्य है। आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि ये राज्य नहीं है। जब तक हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तब तक इनको राज्य मान के नहीं चलेंगे। यहाँ पे इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा प्रांत। क्या इस्तेमाल किया जाएगा? इनको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोविंस कहते हैं। इंग्लिश में भी प्रांत कहेंगे, हिंदी में प्रांत कहते हैं सर, इंग्लिश में भी प्रांत कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम प्रोविंस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोविंस कहेंगे, ठीक है। ये राज्य है। यहाँ पे हर जगह जगह पे आपको पूरे पॉलिटी में राज्य शब्द का एक सुनने को मिलेगा। क्या होता है राज्य, वो मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ। राज्य होने के लिए कम से कम 4 चीजें होनी चाहिए। कम से कम मतलब 4 चीजें तो होनी ही चाहिए। वो 4 चीजें क्या हैं, एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। 4 चीजें क्या होनी चाहिए? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि तुमको एक साम्राज्य होना चाहिए तुम्हारे पास, तभी तो उस पर शासन करोगे। तो शासन करने के लिए साम्राज्य होना चाहिए। साम्राज्य मतलब एक जमीन होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए जिसपे तुम लोग क्या करोगे? शासन करोगे। तो सबसे पहली जरूरी चीज तुम्हारे पास क्या हो गई? भूमि हो गई। पर दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि सर 5 बीघे जमीन तो हमारे पास भी है, तो क्या हम वहां के शासक हैं? जी नहीं। तो केवल भूमि हो जाने से आप राज्य नहीं हो जाते। राज्य होने के लिए भूमि एक आवश्यक तत्व है, ना कि सब कुछ यही है, ठीक है। तो दूसरा तत्व क्या है? जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब फिर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे घर में तो 25 लोग रहते हैं, 8 भाई बहन तो हम ही हैं, ऐसा आ रहा होगा। तो तुमको लग रहा होगा आप तो हो गए राज्य सर। तो एक बात ध्यान रखनी है, इतने से भी तुम राज्य नहीं हो गए। और क्या चाहिए राज्य होने के लिए? राज्य होने के लिए चाहिए एक व्यवस्थित सरकार। क्या चाहिए? जो उस पर पूरा शासन चला सके। क्या इतने से भी राज्य हो गए? पॉलिटी में इनको राज्य क्यों नहीं माना गया? सारी चीजें तो हैं इनके पास। उत्तर प्रदेश को देख लो, भूमि है, बहुत बड़ी जमीन है उत्तर प्रदेश के पास। जनसंख्या, अरे फूटने तैयार है जनसंख्या है। अमेरिका जैसे बड़े देश की जनसंख्या हमारे खाली उत्तर प्रदेश के बराबर जनसंख्या भी है। सरकार भी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हो गई सरकार। तो क्या ये राज्य क्यों फिर इसको नहीं माना गया? क्योंकि एक चौथा तत्व और आवश्यक है जिसे हम लोग कहते हैं संप्रभुता। क्या कहते हैं? संप्रभुता। संप्रभुता कितने लोग जानते हैं? क्या होता है संप्रभुता? किसी ने सुना है इससे पहले ये शब्द? किसी ने नहीं सुना? बाहुबली मूवी देखी है? तो बाहुबली मूवी में देवसेना क्या कहते हैं? मेरा वचन ही है शासन। सुना नहीं सुना है? जो मैं कह देता हूं वही नियम है, मतलब मैं जो डिसीजन लूंगा वही सबको मानना पड़ेगा। ऐसा है डायलॉग कि मेरा वचन ही है शासन। तो इसको बस इतने से समझ लो कि संप्रभुता क्या है? जिसके पास खुद का डिसीजन लेने की पावर हो वो संप्रभु है। जैसे तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ आओगे, अगर ये सब डिसीजन लेने की पावर तुम्हारे पास है तो तुम क्या हो? संप्रभु हो। बताओ, संप्रभु हो तुम? नहीं हो? हो? लड़कियां बताएं, लड़कियां संप्रभु हैं या नहीं है? लड़कियां नहीं हैं। क्यों? क्योंकि क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, इनको नहीं है। लगभग गांव वाले की बात कर रहे हैं ना, कि घर पे क्या आएगा, जो बनेगा वही खाएंगे। एक हिसाब से लड़के भी कह सकते हैं सर बनाती तो यही है। इस हिसाब से तो हम लोग भी नहीं हुए।
और तुम लोग लाते तो कम से कम जो ला के दोगे वही बनाएंगी ये, है ना। ऐसा हो गया, कहाँ आएंगी कहाँ जाएंगी, इसके लिए आज भी गाँव में थोड़ी सी रहती है रेस्ट्रिक्शन इन लोगों को लेकर के। तो उतना संप्रभु नहीं है। संप्रभु का मतलब है स्वयं का प्रभु होना। प्रभु मतलब मालिक। तो स्वयं का जो मालिक है, जो खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, वो क्या है? वो संप्रभु है। ठीक है, जो खुद के डिसीजन ले सके। अब बताओ, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार खुद के डिसीजन नहीं ले सकती? क्या क्या नहीं लेती है? लेती है, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी डिसीजन लेना हो उत्तर प्रदेश की सरकार खुद से डिसीजन लेती है, पर सारे डिसीजन नहीं लेती। अगर सारे डिसीजन लेती तो अपने आप में भी क्या हो जाती? ये भी एक राज्य हो जाता। हालांकि राज्य ही है क्योंकि बाकी सारे डिसीजन लेती है, पर पॉलिटी में हम लोग इसको क्या प्रांत मान के चलेंगे। ठीक है, कौन कौन सा डिसीजन नहीं लेती? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता करना पड़े, कोई व्यापार करना पड़े, तो बिना केंद्र के अनुमति के, उसकी परमिशन के बिना फिर वो डिसीजन नहीं ले सकते। क्या सारे के सारे पावर उसके पास है? सारी की सारी पावर उसके पास नहीं है, इसलिए वो पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या ऊपर से जा रहा है? कट रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये इसके ऊपर तो नहीं कट रहा? यहाँ दिख रहा है पूरा? फिर ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई? तो जहां पे भी हम पॉलिटी में राज्य शब्द की संबोधित करेंगे तो आप क्या समझोगे कि उसके पास अपनी क्या होगी? एक भूमि होगी। क्या होगी? एक भूमि होगी। उसके पास कुछ जनसंख्या होगी, उसके पास शासन करने के लिए एक सरकार होगी, और सरकार के साथ साथ में उसके पास डिसीजन लेने की अपनी खुद की पावर भी होगी। तो राज्य समझ में आया क्या होता है? राज्य इनको भी तुम समझते हो, लेकिन अभी के लिए तुम इसको प्रोविंस मान के चलोगे, प्रांत मान के चलोगे। वास्तविकता में ये प्रांत है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। एक शब्द तुम लोगों ने और सुना होगा, राष्ट्र। सुना है नहीं सुना है? क्या होता है राष्ट्र? राष्ट्रगान कह रहा था, राष्ट्रगान होता है सर। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्रगान में तुमने सुना है? बताओ क्या होता है राष्ट्र? राष्ट्र एक देश होता है जो बनता है, राष्ट्र राज्यों से मिलके बनता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। ठीक है, पता ना, यूएसए। तो पूरे अमेरिका में 50 राज्य हैं जिनसे मिल करके एक देश बनता है अमेरिका। क्या वो एक राष्ट्र है? सोचने योग्य बात है। देखो, राष्ट्र होने के लिए जरूरी है कि एक विचारधारा होनी चाहिए। समाज में क्या होनी चाहिए? एक विचारधारा होनी चाहिए। विचारधारा जानते हो? कि सब एक ही आइडियोलॉजी पे सोचने वाले हों। बात समझ रहे मेरी? भारत के बारे में अगर देखा जाए तो तुमने ये इस राष्ट्र नाम का शब्द आरएसएस के लोगों से सुना होगा कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे। बनाएंगे का मतलब क्या है? कि अभी नहीं है, इसीलिए तो बनाएंगे। राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है? वो किस बात की ओर ध्यान देते हैं? कि एक ही विचारधारा के लोग। अब एक विचारधारा के लोग कैसे होंगे? चाहे वो धर्म के आधार पे हों, चाहे वो संस्कृति के आधार पे हों, कल्चर भी तो अलग अलग है ना सबका, उस आधार पे। पर क्या भारत में ऐसा अभी है? तो सिंपल सा जवाब है नहीं। बहुत सारे धर्म यहाँ पे अभी भी निवास करते हैं और सबकी आइडियोलॉजी भी अलग अलग है। ऐसा है या नहीं है? सब अलग अलग प्रकार के हैं। इवन हमारे यहाँ पार्टियां भी अलग अलग हैं, सब अलग अलग धर्म को संबोधित करने वाली, अलग अलग विचारधारा को मानने वाली, हर जगह ऐसी पार्टियां पाई जाती हैं। तो क्या ये एक राष्ट्र है? बोलो। राष्ट्र होने के लिए जरूरी होना चाहिए कि उसकी एक विचारधारा होनी चाहिए, एक जैसी। राष्ट्र के तौर पे तुमको एक एग्जांपल देते हैं। तुमने इजराइल नाम सुना है? इजराइल एक देश है, 1948 से पहले नहीं हुआ करता था। थोड़ी इसके पीछे की कहानी बताएं, अच्छे से समझ जाओगे। तो बात है प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914 से। कब स्टार्ट हुआ था? पहला विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 में जाके खत्म हो गया था। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। तो उस समय ब्रिटेन, जो इंग्लैंड है, उसका पूरे विश्व पे लगभग कब्जा हुआ करता था। पूरे विश्व में सबसे पावरफुल अगर कोई होता था तो कौन? ब्रिटेन हुआ करता था। एक जर्मनी हुआ करता था और जर्मनी इसके खिलाफ लड़ता था। तो एक बार जब ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर हमला किया और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय जर्मनी हारने लगा। तो जर्मनी के जो सैनिक थे वो भागने लगे।
उन्हीं में से एक सैनिक था, इसका नाम था एडोल्फ। वो जा करके जर्मनी, अपने ही देश के किसी एक घर में जाके छिप गया। अंग्रेजी सेना बाहर सड़कों पे दौड़ रही थी, पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मार रही थी सबको। तो वो जाके छिप गया। जिसके घर में छिपा था वो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग थे, उसके घर में छिप गया। पर उस घर से एक आदमी निकला और बाहर जा करके अंग्रेजी सैनिकों को बता दिया कि मेरे घर में एक जर्मन सैनिक छिपा हुआ है। अंग्रेजी सैनिक जा करके घुस गए उसके घर में और एडोल्फ को घसीटते हुए बाहर ले आए। बहुत सारी यातनाएं दी, उसे जेल में बंद रखा। बहुत समय बाद जब एडोल्फ वहाँ से वापस निकला तो उसने प्रतिज्ञा ले ली कि अब मैं इस धरती से ही यहूदी धर्म को ही नष्ट कर दूंगा, यहूदी धर्म को मानने वाले सभी लोगों को इस धरती से खत्म कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। और सोचो, वो सैनिक जो पहले कायर हुआ करता था, प्रथम विश्व युद्ध में भाग करके किसी घर में छिपा था, वो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया। दूसरा विश्व युद्ध उसी की वजह से हुआ, जिसको हम लोग जानते हैं एडोल्फ हिटलर के नाम से। नाम सुना है सबने? इतना कायर आदमी इतना ज़्यादा क्रूर हो गया कि उसके किस्से आज भी सुन लो तो रोंगटे कांप जाते हैं तुम्हारे। उसने पूरे यहूदी धर्म के लोगों को मारना स्टार्ट किया, लोग भागना स्टार्ट किए वहाँ से, जा करके दूसरे देशों में रहने लगे। अब जहाँ जहाँ यहूदी जाते वो उनका पीछा करता, उनको मारना स्टार्ट करता। तो दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 से 1945 तक चला। 39 से स्टार्ट हुआ और 45 तक चला, 45 में ख़त्म हो गया। यहूदी भाग रहे हैं। अब भाग के जाएंगे कहाँ? तो जहाँ हमको उम्मीद होती है कि यहाँ बच जाएंगे, तो फिर वो अपने देवताओं की शरण में चले गए। वो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान जो है वो जेरूसलम है। तो वो जेरूसलम में जा कर के निवास करने लगे। तब तक 1945 में हिटलर का भी अंत हो गया। अब 1945 के बाद में सारे यहूदी जाकर के जो बचे बचाए थे वो कहाँ रह रहे हैं? जेरूसलम और उसके आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं। जेरूसलम उस समय फिलिस्तीन का हिस्सा था। फिलिस्तीन एक देश हुआ करता था, उसके अंदर जेरूसलम एक शहर है, उसके आसपास रहने लगा। ब्रिटेन का वर्चस्व भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। 1948 आते आते, 45 के बाद में 48 आते आते इजराइल ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? ब्रिटेन की मदद से अपने आप को एक देश घोषित कर दिया इजराइल ने। और ये घोषणा कर दी कि दुनिया भर में जितने भी यहूदी कहीं छिपे छिपाए थे या बचे बचाए हैं, किसी भी देश में रह रहे हों, वो किसी भी देश के नागरिक हों, वो सब, अगर कोई भी यहूदी धर्म का व्यक्ति है, इजराइल में रहता हो या ना रहता हो, सभी इजराइल के नागरिक हैं। उनको अपने आप ही इजराइल की नागरिकता प्राप्त है। अगर आप यहूदी धर्म के हैं तो आपको इजराइल की नागरिकता ऑटोमेटिक प्राप्त है। नागरिकता लेने के लिए आपको कोई प्रोसेस नहीं करना। अगर आप यहूदी धर्म में पैदा हुए हैं तो आप यहूदी हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आप कन्वर्ट होकर यहूदी धर्म में नहीं जा सकते। वो किसी को भी कन्वर्ट करके अपने धर्म में नहीं लेते हैं। इवन इतनी ज़्यादा उनकी विचारधारा स्ट्रांग है कि आप इजराइल में जाएंगे तो वहाँ के विद्यालयों में आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। वो अपने ही लोगों पे ध्यान देते हैं। केवल टेक्नोलॉजी और साइंस पे इतना ध्यान दिया कि आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम तुम जानते हो, वो सब, उनमें से अधिकतर सब के सब यहूदी ही हैं। और अभी इजराइल क्या कर रहे हो तो तुम देख ही रहे हो। पूरा का पूरा गाजा समेट दिया, लेबनान को एक हफ्ते के अंदर समेट दिया। अब ईरान की बारी है। इससे पहले 57 देशों को एक साथ बैंड बजाई थी उसने, 6 दिन में ख़त्म कर दिया पूरा युद्ध। 57 इस्लामिक देश एक साथ आक्रमण किए थे। इतना पावरफुल है। उसकी मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी आज दुनिया भर में फेमस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा पे काम किया। आज इजराइल दुनिया भर के बहुत सारे बड़े बड़े देशों के साथ में लड़ रहा है, लेकिन उनकी विचारधारा इतनी स्ट्रांग है कि वो अगर उनके देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश पे हमला भी करता है तो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी भी उसका समर्थन करने आ जाती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग अगर बालाकोट में स्ट्राइक कर दें, सर्जिकल स्ट्राइक करें, तो केजरीवाल जी निकल करके सबूत मांगने आ जाते हैं। कुछ नेताओं के नाम नहीं लेंगे, वो जा करके सेना को ही कायर बोल देते हैं कि आधी रात में गए थे, छुप के हमला किया। हमारे यहाँ लोग हमारे ही सेना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी रहती हैं जिनको सिर्फ विरोध करना होता है। तो हम लोग एक विचारधारा को फॉलो नहीं कर रहे हैं,
हम लोग केवल शासन करना चाहते हैं कि हम लोग इन पे शासन करें, वो चाहते हैं हम भी शासन कर लें। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में हर एक नागरिक को आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। आर्मी में आपको सर्विस देनी ही पड़ेगी। तो ये एक स्ट्रांग उनकी इमेज है, एक ऐसी विचारधारा है जो एक राष्ट्र का निर्माण करती है। तो अब समझ में आया होगा राष्ट्र में और राज्य में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग पॉलिटी में सीखेंगे कैसे कैसे, ठीक है। तो पूरा का पूरा ओवरव्यू तुम्हें बता देते हैं कि कैसे कैसे हम तुमको सिखाएंगे, पहले क्या सीखने को मिलेगा और उसके बाद में क्या क्या कैसे आगे पॉलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो पॉलिटी को तुमको हम 3 हिस्सों में सिखाएंगे, ठीक है। तो पहला रहेगा संविधान। पहले हिस्से में क्या सिखाएंगे? संविधान सिखाएंगे। तो सबसे पहले तुमको मुझसे संविधान सीखने को मिलेगा और संविधान में भी सबसे पहले सीखने को मिलेगा कि संविधान आखिर है क्या, ये कौन सी बला है, संविधान क्या है। और दूसरी बात क्यों है, संविधान की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों, कोई बता सकता है? बताओ आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ गई? चलो यही बता दो कि आखिर संविधान है क्या। सर एक राष्ट्र को चलाने के लिए हाय हाय हाय, इतना शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर संविधान है क्या और संविधान क्यों बना, आखिर बना क्यों, फिर बना कैसे, यानी कि इसका निर्माण हुआ कैसे, इसका निर्माण पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। निर्माण में हमको क्या क्या सीखने पढ़ने को मिलेगा? एक तो हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा। और इसको बनाने में हमने कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल किया है, यानी कि संवैधानिक स्रोतों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान है क्या और क्यों है, फिर ये कैसे बना और बन गया तो इसकी विशेषताएं क्या हैं। अगला क्या पढ़ेंगे? इसकी विशेषताएं आखिर हैं क्या। तो संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषताओं के बाद में क्या पढ़ेंगे? पढ़ाने का क्रम है कि तुमको इसको लिस्ट बना लेनी है अपने उसके कॉपी पे कि तो अगर हम इसमें से कुछ छोड़ें तो तुम बोल सकते हो कि सर ये कहाँ छोड़ दिया। ये तो बताना आपका कर्तव्य है, इसी के लिए तो मैंने पैसे दिए हैं, है ना। ठीक है, तो ये विशेषताएं पढ़ोगे। विशेषताओं के बाद में पढ़ोगे अनुसूची। क्या पढ़ोगे? अनुसूची। तो जितनी भी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। पहले कितनी थी? पहले 8 थी। 9 वाले आगे फेंकेंगे तुमको अभी बाहर। तो कुल मिलाकर के हम लोग अनुसूचियां पढ़ेंगे और अनुसूची के बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे? और प्रस्तावना के बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रावधान। क्या पढ़ेंगे? प्रावधान जानते हो क्या? जैसे तुम लोग कहते हो सर अनुच्छेद नहीं याद होते हैं। प्रावधान मतलब अनुच्छेद, कि क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। मतलब संविधान के अंदर हम लास्ट में घुसेंगे, ठीक है, कि संविधान में क्या क्या अनुच्छेद दिए हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। उतना सब जानने से पहले तुमको इन सारे चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज हो गई संविधान, मैंने कहा 3 चरणों में सिखाएंगे। एक चरण हो गया संविधान, दूसरा चरण क्या होगा? यहाँ नीचे दिख रहा है इधर, तो ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे शासन के अंग। क्या पढ़ेंगे? शासन के अंग। कौन बता सकता है शासन के कितने अंग हैं? अगर डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए शासन के कितने अंग, तो शासन के 3 अंग। कितने अंग? शासन के कुल मिलाकर के 3 अंग। कौन कौन से? पहला तो हो जाएगा, यही बना दे, इतना दिख रहा है। एक हो जाएगा विधायिका। क्या हो जाएगा? और दूसरी हो जाएगा कार्यपालिका। वेरी गुड। और तीसरा क्या हो जाएगा फिर? हाँ, नगर पालिका। कह रहा सर नगर पालिका। चलो, तो तीसरा क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। पहला क्या है? बीच में कट जाए इसका मतलब गलत नहीं है। इसका मतलब ये है कि लाइन खींचने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लाइन टेढ़ी हो गई है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सब के छोटे से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। विधायिका का काम क्या है कि ये कानून बनाएगा। क्या बनाएगा? कानून बनाना इसका काम है। किसका? विधायिका का। और कार्यपालिका क्या करेगा? कानून को लागू करना। क्या करना?
कानून को लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका कार्यपालिका का है। फिर न्यायपालिका का काम क्या है? कानून को चलाना, कानून की रक्षा करना, ये न्यायपालिका का काम है। तो न्यायपालिका क्या करेगा? कानून की रक्षा करना है। ठीक है, बात समझ में नहीं आई? तो शासन के तीनों अंग हम पढ़ेंगे, जिसमें से न्यायपालिका बाकी के दोनों से स्वतंत्र है। न्यायपालिका में ये दोनों ऊपर वाले इंटरफेयर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। न्यायपालिका इनसे सबसे स्वतंत्र है। अगर ये लोग भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो न्यायपालिका इनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है, इनसे स्वतंत्र है। विधायिका क्या होती है? केंद्र सरकार में अगर देखें, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं बड़े वाले, अगर उसमें देखें जिसके तहत प्रधानमंत्री बनता है हमारा, तो उसमें हम लोग सांसद चुन के भेजते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। तो वो सारे सांसद मिल करके एक जगह अगर बैठें तो उन्हें हम कहेंगे विधायिका। क्या बोलेंगे? विधायिका। और वहां पे वो कानून बनाएंगे। फिर बारी आती है उन्हीं सांसदों में से कुछ लोग निकाल के बनाए जाते हैं मंत्री। सांसदों में से ही तो कुछ मंत्री बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई विदेश मंत्री, कोई वित्त मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, ऐसे मंत्री बनते हैं। तो वो सारे मंत्री क्या कहलाते हैं? कार्यपालिका। कि कार्य कौन करेगा शासन का? ये मंत्री तो करेंगे, मंत्री तो शासन करेंगे। तो कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। जो सारे सांसदों ने मिलकर के कानून बनाया है आपसी सहमति से, उसको लागू कराने का काम कार्यपालिका का है। कार्यपालिका को ही हम लोग अलग शब्दों में अगर कहें तो उसे हम सरकार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो सरकार कुछ और नहीं है, यही कार्यपालिका है। कार्यपालिका कहाँ से बनेगी? उन्हीं सांसदों में से चुने गए। ऐसा होता है ना कि चोरों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो चोरों के ग्रुप में लीडर उसी को बनाया जाता है, मास्टरमाइंड वही होता है जो सबसे होशियार वाला होता है, हाँ, जो ज़्यादा बेहतरीन चोरी करता हो। तो उन्हीं में से सारों में से चुना जाता है, ऐसा है ना। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इनसे लेना देना कुछ नहीं, इनका वास्तविकता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। और न्यायपालिका तुम लोगों को पता ही है। तो न्यायपालिका हम लोग पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह सारे हम लोग अलग अलग स्तर पे पढ़ेंगे कि कौन से कोर्ट में कौन से मुकदमे जाते हैं और कौन कौन से स्तर से होकर के मुकदमे कहाँ ऐसे ऊपर आगे तक जाते हैं। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक संविधान और एक शासन के अंग। अब क्या बचा? अगर पॉलिटी में कुछ पढ़ने को, तो एक चीज बची, यहाँ लिख दे, इधर बोलो, इधर दिख रहा है? इधर हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक संस्थाएं। कुछ संस्थाएं हैं, संस्थाएं क्या पढ़ेंगे? कुछ संस्थाएं पढ़ेंगे। इनमें दो प्रकार की संस्थाएं हैं, एक होगी संवैधानिक, कैसी संस्थाएं? संवैधानिक, और एक होंगी संविधानेतर। संविधानेतर कैसी संस्थाएं? संविधानेतर, ठीक है। दो प्रकार की संस्थाएं हैं, एक संस्थाएं हैं जो संवैधानिक हैं और एक क्या है? संविधानेतर है। संवैधानिक संस्थाएं वो जिन संस्थाओं का वर्णन हमारे संविधान में पहले से किया गया है। ऐसी संस्थाएं जो हमारे संविधान में पहले से वर्णित थी, जैसे कैग, एजीआई, यूपीएससी, ये सारी संस्थाएं क्या है? हमारे संविधान में पहले से वर्णित हैं। हमारे संविधान की किताब के अंदर इन संस्थाओं का वर्णन किया गया है। और संविधानेतर संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जो संविधान के अंदर तो नहीं लिखी हैं, लेकिन संविधान में बनाए गए नियमों के अनुसार ही उनकी स्थापना की गई है। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, सीबीआई, ये सब क्या है? संवैधानेतर संस्थाएं हैं। संविधान में इनका वर्णन नहीं है। जैसे मानवाधिकार आयोग, क्या इसका संविधान में वर्णन है? क्या लोकपाल संविधान में? नहीं, संविधान में संस्था नहीं है, लेकिन संविधान में दिए गए कानूनों नियमों के आधार पर ही इनका निर्माण किया गया है। तो इन सारी संस्थाओं के बारे में भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे और इस प्रकार से हमारी पॉलिटी पूरी कवर होगी। तो आई होप आप लोगों को इतना आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि तुम्हें कम से कम पता तो हो कि तुम क्या पढ़ने वाले हो, है ना, और कैसे कैसे पढ़ोगे। तो सारी चीज़ें मैंने तुमको क्रमबद्ध तरीके से बता दी हैं कि आगे के वीडियो में तुम लोग क्या देखने वाले हो, आगे की क्लास में तुम लोग क्या सीखने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हो, जिससे अगर कोई चीज़ हम इनमें से छोड़ें तो आप उसके लिए मुझे टोक सकते हो, है ना। ऑफलाइन वाले टोक सकते हैं, ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सही लगा हो तुमको मेरे बताने का तरीका, या तुम्हें लगता हो कि यार ये आदमी है, ये सिखा सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर करना है। और शेयर सिर्फ उन्हीं लोगों के पास करना है
जो प्रिपरेशन कर रहे हों, जो पढ़ने के इच्छुक हों, या जो पढ़ रहे हों, कहीं और से भी पढ़ रहे हों, तो तुम भेज देना। अगर उनको सही लगेगा तो वो लोग भी देख लेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी उनको बताना चाहो, रिव्यू देना चाहो कि यार बढ़िया पढ़ाता है, खराब पढ़ाता है, जैसा पढ़ाता है वो बता सकते हो उनको। तो कितने लोगों को भेजना है कम से कम? 10 लोगों को। 5 लोगों को भेज दो, 10 ज़्यादा हो जाएंगे, तो मिनिमम 5 लोगों को भेज देना है, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी तुम लोग लाइक करके बता सकते हो, लाइक से मालूम हो जाएगा कितने लोगों ने किया, और नहीं तो कमेंट कर सकते हो। अगर कोई सुधार करना है तो बता देना। हाँ, सुधार में कोई ये नहीं बोलेगा सर डिजिटल पैनल लेके आओ, डिजिटल पैनल नहीं आ पाएगा इतने में, ठीक है, इतने में इतना ही मिल पाएगा। चलो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।